नमस्कार। आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम बाय बॉटम ऑफ माय हार्ट। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, यह ट्रेनिंग सेशन हमारे मोरल वैल्यूज पर डिपेंडेंट है। कोर वैल्यूज एंड एथिक्स, जिसकी हिंदी होती है मूल्य और नैतिक विचार। मूल्य और नैतिक विचार में इसके सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग इसका 12 घंटे की क्लास होती है इसकी, जिसमें अभी हम जो है आज 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं। और जिसमें 12 घंटे की क्लास जो होती है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में। और पहला पार्ट आज हम ले रहे हैं और इस फर्स्ट पार्ट का नाम है एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, जिसकी हिंदी होती है, हिंदी शिक्षक बहुत ज्यादा है यहाँ पर, जिसकी हिंदी होती है किशोर शिक्षा और कौशल। किशोर शिक्षा और कौशल, ध्यान दीजिए। किशोर शिक्षा और कौशल यह बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा विषय है। मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, किशोर के बारे में आप लोगों की क्या राय है, ये बता सकते हैं इसमें से? किशोर, जी सर, बोलिए। 12 से 16 साल तक के बच्चों को किशोर कहा जाता है। किशोर, जैसा कि अभी मैडम ने बताया, किशोर जो है एक ऐसा अवस्था है जो कि हमारे बच्चों के जीवन का एक ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम जो सीबीएसई बोर्ड ने चलाया हुआ है, यह ये बहुत ही महत्वपूर्ण एजुकेशन सिस्टम है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको शुरू करने के लिए, इसको बताने के लिए हमें सबसे पहले आपको ह्यूमन लाइफ के, अपने जीवन के सभी स्टेज के बारे में बताना पड़ेगा। क्या आप कोई हमें बता सकते हैं कि हमारी लाइफ की कितनी स्टेज होती है? 4 अवस्था होती है। 4। आप लोग मैसेज भी दे सकते हैं, मैसेज बॉक्स में आप डाल सकते हैं। और हमारे लाइफ के 4 स्टेज मैडम ने बताया, रूपा मैडम ने। और 4 स्टेज में 2 स्टेज और ऐड कर दीजिए, 6 स्टेज है। हमारी लाइफ की 6 स्टेज है। और 6 स्टेज में सबसे पहली अवस्था आती है, कौन कौन सी आप बताएंगे? पहली अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था। तो क्या आप, हाँ, आप लिख करके भेज सकते हैं। पहली अवस्था है गर्भावस्था। और दूसरी अवस्था है हमारी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, इसके बाद तीसरी अवस्था है हमारी यौनारंभ। और चौथी अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, बाल्य किशोरावस्था और किशोरावस्था। बाल किशोरावस्था को भी हम यौनारंभ कह सकते हैं, यूथ स्टेज कह सकते हैं। और किशोरावस्था को हम एडोलेसेंट कहते हैं। यही जो है हमारी आज की टॉपिक है। और इस टॉपिक में जो है हमको बताना है कि किशोर अवस्था में हम क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, अपने लाइफ को कैसे जीते हैं, और बच्चों के साथ एजुकेशन से लेकर के कैसे हम उनके साथ कौन सा व्यवहार करेंगे, कौन सी बातें हम उनके साथ शेयर करें तो उनको टीचिंग में बहुत ज़्यादा हमारे साथ हेल्प होगा। और बच्चों को जो सीख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है लाभ मिलेगा। क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या चीज़ें अच्छी होने वाली है, ये चीज़ें हमारे पास होना चाहिए।
तो आज की जो ट्रेनिंग सेशन है इसमें अभी हमने किशोरावस्था बताया, इसके बाद जो है आपका मिडिल एज आती है और इसके बाद वृद्धावस्था आती है। अब मिडिल एज में जिसे हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं, और मध्यावस्था में इसके दो भाग होते हैं, प्रथम प्रौढ़ावस्था और द्वितीय प्रौढ़ावस्था। और इसके बाद जो है लास्ट में जो है वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था जो है आदमी की मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। इस तरह से हमारे लाइफ के ये 6 स्टेज हैं। अब 6 स्टेज में वैसे तो बचपन से ही टीचर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, चाहे वो यूकेजी हो, एलकेजी हो, चाहे वो उनका छोटी क्लासेस हो, या प्राइमरी सेक्शन हो, या फिर मिडिल सेक्शन हो, या फिर उसके ऊपर का। देखिए, यौनारंभ जो अवस्था होती है, जो यूथ स्टेज है, वो 12 साल से ऊपर की मानी जाती है। 12 साल 13 साल में जो है गर्ल्स के लिए स्टार्ट हो जाती है वो अवस्था। और किशोरावस्था जो है गर्ल्स को 16 वर्ष की अवस्था में, यानी 16 ईयर्स की एज में स्टार्ट हो जाती है। हम सभी ध्यान देते हैं, चाहे वो प्राइमरी के टीचर हो, चाहे वो मिडिल के टीचर हो, कि सभी बच्चों के अंदर डेवलपमेंट। अब जो इसका एजुकेशन सिस्टम है, एनईपी के अंडरटेकन में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडरटेकन में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बताया जा रहा है कि इसकी जो स्टेज है इस ट्रेनिंग का, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड। नंबर 1 है फाउंडेशनल स्किल्स, दूसरा है डिजिटल स्किल्स, और इसको आप नोट करते जाएं जो लोग नोट करना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही आपके पास। इसके बाद तीसरा है ट्रांसफरेबल स्किल्स, और चौथा है जॉब स्पेसिफिक स्किल्स। इसमें से 3 को फाउंडेशनल स्किल्स, डिजिटल स्किल्स और ट्रांसफरेबल स्किल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे एडोलेसेंट स्टेज की। और इसमें जो है बहुत सारा सिस्टम हमारा बनाया जाता है, और उस सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, आइए हम उसको सीखते हैं। एक मिनट। जी, ध्यान दीजिए, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किशोरावस्था में, एडोलेसेंट एज में जब हम पहुंचते हैं तो बच्चों के अंदर मोरल एक्टिविटी, मोरल नैतिक विचार कैसे आएंगे, कोई बता सकता है? आप मैसेज देकर के लिख सकते हैं या डायरेक्ट बता सकते हैं। किशोरावस्था में, एडोलेसेंट एज में बच्चों के अंदर नैतिक विचार, मोरल वैल्यू कैसे आएगा? मोरल वैल्यूज। मेरी बात सुनाई दे रही है? मेरी आवाज आप सभी को सुनाई दे रही है? आप सुन पा रहे हैं? मुझे आप सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। जी जी। तो प्रश्न मैंने आपसे पूछा, किशोरावस्था में या एडोलेसेंट एज में हमारे अंदर मोरल विचार कैसे आएंगे? वेरी गुड, टाइम टू टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
देखिए, कल्चरल एक्टिविटी अगर अधिक से अधिक होगी तो हमारे जो बच्चे हैं जो किशोरावस्था में पढ़ रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा जो है मोरल एक्टिविटी आएगी। स्कूल ऑब्जर्वेशन के से भी अंदर आएगी ना सर। स्कूल के अंदर कल्चरल एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर कल्चरल एक्टिविटी होती है तो नैतिक विचार उनके अंदर आएगा। अच्छा, नैतिक विचार सबसे पहले परिवार से प्रारंभ होता है। अगर माता पिता के अंदर विचार अच्छा है, उनकी नैतिक मूल्य उनके अच्छे हैं, उनको बोलने आता है, उनका अ, रहना, खाना पीना, संयम, नियम, ये सब उनका सही है, रूल एंड रेगुलेशन सही है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आज के जमाने में फैमिली में क्या हो रहा है कि माता पिता 12-12 बजे, 1-1 बजे तक जो है टेलीविजन और मोबाइल में लगे रहते हैं। बच्चों से कोई मतलब नहीं होता है। बच्चे जो है अपने मोबाइल में लगे रहते हैं या लैपटॉप में किशोर अवस्था में लगे रहते हैं, और माता पिता पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने मोबाइल, टीवी या इन सभी सारी चीजों में लगे होते हैं। ऐसे परिवारों में, ऐसी फैमिली में कल्चरल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। जहां पर मीडिया एक तरफ जो है सहयोगी है तो दूसरी तरफ मीडिया जो है, सोशल मीडिया, बहुत ज्यादा नुकसानदायक हमारे परिवार के लिए, हमारी फैमिली के लिए है। इससे जितना अधिक से अधिक बच्चों से दूर रखा जाए वो ज्यादा बेटर है। ध्यान दीजिए, आज लाइफ में डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सिस्टम। और सिस्टम ये तभी आएगा जब आप अपने बच्चों के साथ खुद सिस्टम से रहेंगे। आज पेरेंट्स सिस्टम से रहेंगे तभी बच्चों के अंदर डेवलपमेंट हो सकता है। सिस्टम क्या है, आइए सिस्टम के बारे में समझते हैं। और भारत सरकार ने, सीबीएसई बोर्ड ने जो रूल एंड रेगुलेशन बनाया हुआ है, जो सिस्टम बनाया हुआ है, वो बहुत ही अच्छा है। आप तक सिस्टम पहुंचना चाहिए। सिस्टम बहुत जरूरी है और इसी सिस्टम का नाम है ट्रेनिंग। और इस ट्रेनिंग में विशेष प्रकार की नॉलेज दी जाती है। देखिए, वैसे तो हम जब बचपन से पैदा होते हैं तभी से हमारे अंदर मोरल एजुकेशन हमारे माता पिता द्वारा दिया जाता है, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी द्वारा दिया जाता है। लेकिन हमारे परिवर्तन के साथ साथ सोसाइटी और सोशल चेंजेस के साथ साथ, इन्वायरमेंट के चेंजेस के साथ साथ, आज जो हमारी सोसाइटी है धीरे धीरे जो है कल्चरल एक्टिविटी को खत्म करती चली जा रही है। और ऐसे में हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चों के अंदर क्या वह एक्टिविटी आ रहा है जिस एक्टिविटी को हम करवा करके बच्चों के अंदर ला सकते हैं। अब स्कूल के अंदर जैसे हिंदी के यहाँ बहुत सारे शिक्षक हैं और विषयों के शिक्षक हैं। आप कल्चरल एक्टिविटी एजुकेशन में अगर होता है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है लिटरेचर एंड लिटरेसी। लिटरेचर एंड लिटरेसी में जो है, अगर आप बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं, कल्चरल एक्टिविटी, अब जैसे माता पिता के साथ उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, टीचर के साथ उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। आज बहुत ही संघर्ष में जीवन चल रहा है और यह एक स्टेज ऐसी होती है जिसमें अगर हम मोरल एक्टिविटी नहीं सिखाते हैं, मोरल एजुकेशन बच्चों को नहीं देते हैं, तो आने वाला समय हमारे लिए तो खतरनाक है ही। आने वाला समय पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, हर परिवार के लिए खतरनाक है। क्योंकि अगर बच्चों के अंदर भारतीय कल्चर एंड सिविलाइजेशन नहीं होगा, जो हमारे भारत की कल्चर एंड सिविलाइजेशन है, जिसमें माता पिता
को प्रथम स्थान दिया जाता है, प्योरिटी में लिया जाता है, और गुरु को जो है एक विशेष स्थान दिया जाता है। माता पिता और गुरु को विशेष स्थान सोसाइटी में भारतीय कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारतीय संस्कृति और सभ्यता में दिया जाता है। अगर यह जो है नहीं दिया जाएगा, इस समय इनके पास नहीं ये सीख रहेगी, तो मैं यह समझता हूं कि आज आप भयावह स्थिति इस समय भी पैदा हो गई है सोसाइटी में। आने वाले 10 साल में तो माता पिता को बच्चे बिल्कुल पूछेंगे नहीं। आज जो सोसाइटी में सिस्टम बन गया है, अपने फैमिली के तक ही बच्चे सीमित रह रहे हैं। अपनी शादी हो गई, किशोरावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था के बाद जो है उनका एडोलेसेंट के बाद जो है इनको उनकी युवावस्था स्टेज जो है स्टार्ट हो जाती है, शादी विवाह हो जाता है। तो उसमें वो अपने बंधन में बंध जाते हैं, अपने फैमिली के साथ वो जो है बिताते हैं। अब इस फैमिली के साथ में वो अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार को छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं प्रतिदिन। जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो उनको वो छोड़ देते हैं। जिस अवस्था में माता पिता को बच्चों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ऐसी स्थिति में वो छोड़ देते हैं, और वह जो है अपने माता पिता को छोड़ करके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। तो ऐसी स्थिति में माता पिता को वृद्धाश्रम की व्यवस्था सिस्टम में जाना पड़ता है। आज बहुत सारे वृद्धाश्रम बने हुए हैं, उसमें जो है माता पिता, बहुत सारे माता पिता रह रहे हैं, अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, अपने बच्चों से दूर रह रहे हैं। यह किसकी कमी है? यह हमारी कमी है, यह एजुकेशन की सिस्टम की कमी है। और इस सिस्टम में अगर हम अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाए, हम सभी शिक्षक हैं, अगर हम अपने इस ट्रेनिंग के माध्यम से यह नहीं सीखेंगे कि बच्चों को कैसे उनको यह ट्रेनिंग देना है, कैसे उनको मोरल एक्टिविटी देना है, तो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। सोसाइटी और एजुकेशन में जो है बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। और इसलिए हमको यह जरूरी है कि एजुकेशन सिस्टम को जो इस समय ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है, इस पर एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम क्यों भारत सरकार ने बनाया है, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इस समय बहुत सारे परिवर्तन समाज में आ जाते हैं, बहुत सारे परिवर्तन बच्चों की बॉडी में आ जाते हैं, बहुत शारीरिक परिवर्तन आते हैं, नाना प्रकार की विकृतियां पैदा होती हैं, और वह विकृतियां जो है उन बच्चों को बहुत ज्यादा बर्बाद कर देती हैं। इसलिए अवेयर होना चाहिए। अगर हम अवेयर नहीं कर पाते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं, उनको अच्छी सीख नहीं दे पाते हैं, उनको अच्छे एजुकेशन, अच्छी पॉलिसी और अच्छे जो है सिस्टम में नहीं उतार पाएंगे, और उनको अच्छा भोजन, अच्छा फूड नहीं दे पाएंगे, तो हमारे लिए बहुत अधिक नुकसानदायक होगा, सोसाइटी के लिए नुकसानदायक होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो उनका डेवलपमेंट है, वो ग्रोथ, वो रुक जाएगा। बच्चों का जो ग्रोथ रुकेगा, उसमें क्या क्या होगा आपको ये जानना चाहिए। इसमें जो है, जो आज इंफॉर्मेशन दी जा रही है, फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अगर बच्चों तक नहीं पहुंचेगी, तो बच्चों की मानसिक क्षमता, इंटेलिजेंट एक्चुअलाइजेशन नहीं हो पाएगा, उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं होगा, उनका ब्रेन जो है बहुत तेजी के साथ ग्रास्पिंग पावर नहीं डेवलपमेंट कर पाएगा, उनका ब्रेन बहुत अधिक डेवलपमेंट नहीं होगा। आज गलत इंफॉर्मेशन सोसाइटी में टीचर के माध्यम से नहीं जानी चाहिए, बच्चों के अंदर नहीं जानी चाहिए। बच्चों को अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन देना चाहिए। अब इंफॉर्मेशन में टेक्नोलॉजी आगे की क्लासेस में, जो 12 क्लासेस हैं इसकी, आगे क्लासेस में आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। कौन कौन सी चीजें जो है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन में आती हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आज एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको। इसके बाद हेल्दी एटीट्यूड, उनका जो हेल्दी एटीट्यूड होना चाहिए, बच्चों का हेल्दी एटीट्यूड होना चाहिए। देखिए, एटीट्यूड 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव एटीट्यूड, सेकंड इज निगेटिव एटीट्यूड्स। हमेशा बच्चों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड ही डालने की कोशिश करना चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि व्हाट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक विचार, सकारात्मक दृष्टिकोण उनका हमेशा परिवार के प्रति,
समाज के प्रति, टीचर के प्रति और अपने पढ़ाई को लेकर के होना चाहिए। अगर अपने पढ़ाई को लेकर के उनका सोसाइटिकल डेवलपमेंट नहीं होता है, सोसाइटी में अब जो जो भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं उसको आप रिलेटेड करें, फैमिली से रिलेट करें, सोसाइटी से रिलेट करें जो है, और सब्जेक्ट से, और कोलैबोरेशन होना चाहिए। अगर कोलैबोरेशन नहीं होगा तो सिस्टम रॉन्ग हो जाएगा। एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कोलैबोरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी एजुकेशन का, और हर तरह की एजुकेशन में इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, सूचनाएं जानी चाहिए, सही सूचनाएं। बच्चों को सही सूचनाएं कैसे मिलेगी? जब हमारे पास सही सूचना होगी। इसीलिए यह एजुकेशन प्रोग्राम का जो ट्रेनिंग सिस्टम है, सबसे पहले टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। टीचर्स जो है इस पर अवेयर कितने होते हैं? सभी को अवेयर होना चाहिए। अगर अवेयर आप नहीं होंगे, अगर आप इस पर जागृत नहीं रहेंगे तो निसंदेह जो है बच्चों को क्या सिखाएंगे आप? ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने आप में सबसे पहले सेल्फ स्टडी करना चाहिए। सेल्फ स्टडी का मतलब ये होता है कि केवल सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, कल्चरल एक्टिविटी हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा, आजकल एक सिस्टम बन गया है कि बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों में ये चीज नहीं बताया जा रहा है कि बच्चों को अपने माता पिता का पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। अच्छा, पैर छूने का जो सिस्टम बनाया गया था, यह सिस्टम झुकने का सिस्टम था। यह सिस्टम माता पिता के सामने जो है नम्रता और विनम्रता, एक सॉफ्टनेस स्किल डेवलपमेंट का था। अब यहाँ सॉफ्टनेस स्किल डेवलपमेंट खत्म होती जा रही है। सॉफ्टमेंट जो इस डेवलपमेंट है उसका सॉफ्ट स्किल बच्चों के अंदर आनी चाहिए। उनके अंदर कोमलता, सरलता, सहजता, विनम्रता, सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार, अच्छी बातें, अच्छी सोच, ये आनी चाहिए। अगर ये अच्छी सोच नहीं आएगी, ये तब आएंगी जब टीचर सिखाएंगे, और टीचर तभी सिखा सकते हैं जब टीचर के अंदर ये नॉलेज होगी। और इसके लिए टीचर को अवेयर होना चाहिए, सीखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हेल्दी एटीट्यूड। हेल्दी एटीट्यूड, हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब क्लास के अंदर बच्चे शोरगुल मचाते हैं, टीचर को पढ़ाने नहीं देते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। टीचर्स को पढ़ाने में इतनी दिक्कतें आती हैं आजकल कि बहुत सारे बच्चे शोरगुल मचा करके, डिस्टरबेंस करके टीचर को पढ़ाने नहीं देते। वो जो है कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब होते हैं। ऐसे बच्चों को 5 मिनट कम से कम मॉरल एजुकेशन जरूर देना चाहिए। और मैं तो यह मानता हूं कि क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 से 5 मिनट, 2 मिनट भी आप दे सकते हैं, 5 मिनट भी आप दे सकते हैं, कम से कम मॉरल एक्टिविटी, मॉरल एजुकेशन दीजिए, जिससे कि बच्चों के अंदर नैतिक विचार आएंगे, नैतिक भावनाएं आएंगी, नैतिक आदतें आएंगी, गुड हैबिट आएगी। तभी उनका डेवलपमेंट आपके प्रति रुझान होगा। माता पिता गुरु, इन तीनों का इंपॉर्टेंस आप समझाइए। सोसाइटी में कौन सा कब किस काम में आता है, माता पिता का क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है, भाई बहन का क्या रोल है, किसके साथ कौन सा व्यवहार रखना चाहिए, कैसे सोसाइटी उसे रहना है, कैसे उसको खाना पीना है, कैसे वो अपने आहार विहार कर सकता है, कैसे वो अपने जीवन में अच्छी आदतें डाल करके अच्छा काम कर सकता है, इसको आप लोग सिखाइए। इसके बाद आता है लाइफ स्किल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ स्किल्स। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब टॉपिक्स हैं, केवल इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी मैं आज दे रहा हूँ। इस पर एक एक बहुत ही पॉइंट्स हैं और बहुत सारी पीपीटी भी हमारी शेयर की जाएगी अगली क्लासेस में। तो आज के क्लास में पीपीटी की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने जो है नहीं शेयर किया। इस पर जो है लगभग 150 पेज का जो है हमारा बुक है, उस पर हम आपको सिखा रहे हैं, उससे हमने उसको तैयार किया हुआ है। इसके बाद लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स, विदाउट स्किल के डेवलपमेंट की लाइफ तो चल नहीं सकती है। अब स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी स्किल है मैंने बताया थोड़ी देर पहले, आप लोग लिखकर बताइए मुझे फटाफट। स्किल डेवलपमेंट में सबसे पहले जो है फाउंडेशनल स्किल डेवलपमेंट है, सेकंड है डिजिटल स्किल डेवलपमेंट है, थर्ड है ट्रांसफरेबल स्किल डेवलपमेंट, और
फोर्थ है जॉब स्पेसिफिक डेवलपमेंट, और ये जो है होना चाहिए। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा जो है बीच बीच में आपसे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ ताकि क्लास में जो है इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि ये टॉपिक जो है साइंटिफिक टॉपिक है और इसमें जो है इसी तरह से आप समझ पाएंगे। लाइफ स्किल, बच्चा क्या करता है, बाथरूम कितनी बार जाता है, डोंट माइंड, बाथरूम कितनी बार जाता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। अपने फ्रेंड सर्किल में किस तरह से किशोरावस्था में, एडोलेसेंट एज में वह जो है बात कर रहा है, कितने फ्रेंड सर्किल उसके हैं, कौन सा उसका दोस्त है और किस तरह के दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए अपने खुद के बच्चों पर और स्कूल के बच्चों पर। अच्छा, स्कूल के बच्चों पर तो आप ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, केवल आप स्कूल में क्लास के अंडरटेकिंग में ही दे सकते हैं, क्लास में ही उस पर ध्यान दे सकते हैं कि उसका कौन सा दोस्त है, उसमें आपको सारे लोगों को देखना होता है। लेकिन अपने घर पर जो है उसका फ्रेंड सर्किल क्या है, वो यहाँ पर अपने बच्चों को आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है वह कौन कौन सी आदतें, कौन कौन सी हैबिट उसने स्किल कर लिया है, कौन कौन सी हैबिट वो सीख लिया है, क्या आपकी बात वो 100% मानता है, अगर नहीं मानता है तो भी गलत है। देखिए, आप माता पिता हैं, आप कभी भी अपने बच्चे को बुरा नहीं सिखाएंगे। अगर आपकी बात को वो इग्नोर कर रहा है, आपको डांट करके बोल रहा है, आपको चिल्ला करके बोल रहा है, क्लास में भी अगर आप पढ़ा रहे हैं, कोई स्टूडेंट पढ़ाते समय आपसे शाउटिंग करता है या वो चिल्लाता है आपके ऊपर, तो कहीं न कहीं उसने अपने सारे स्किल डेवलपमेंट नहीं किए हुए हैं, अपने मोरल एक्टिविटी के जो स्किल्स हैं उसमें कमी आ रही है। इसलिए मोरल एक्टिविटी क्लास में सिखाई जानी चाहिए। इसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडरटेकिंग में भारत सरकार ने जो यह एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम बनाया हुआ है उसमें बहुत सारी एक्टिविटी बताया है और उस एक्टिविटी को अगली क्लास में बताया जाएगा। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। इसके बाद आता है अवेयरनेस। अवेयरनेस में जैसे HIV है, एड्स है, इसके बाद इन दोनों चीजों के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। व्हाट इज द HIV, व्हाट इज द एड्स, खतरनाक से खतरनाक बीमारी है क्या है, ये डिजीज कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए अवेयर जो है हमारे क्लास के अंदर बच्चों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी देनी चाहिए। वैसे तो चाहे साइंस हो या और सब्जेक्ट्स हो, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स इस विषय पर दिए गए हैं, HIV और एड्स के बारे में बताया गया है, लेकिन इसको अवेयर करना चाहिए। अपने ही किसी टॉपिक से, अगर आप हिंदी के सब्जेक्ट के टीचर हैं या साइंस के टीचर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी के हैं, सोशल स्टडी के हैं या और दूसरे सब्जेक्ट के हैं, तो उसमें आप कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से इन दोनों टॉपिक्स को ऐड कीजिए, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे गलतियां करते हैं और उन गलतियों को नहीं करने देना है, रोकना है उससे। अगर हम उस पर ब्रेक लगाएंगे तभी जो है इन दोनों चीजों से अवेयरनेस हम जागृत कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। इसके बाद है जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज लड़का और लड़की में ज्यादा जो है डिफ्रेंसिएशन नहीं रह गया है, पहले बहुत ज्यादा डिफ्रेंसिएशन था सोसाइटी में, लेकिन आज लड़का भी जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, लड़की भी बहुत अच्छा काम कर रही है। गर्ल्स और बॉयज में जो है डिफ्रेंसिएशन होता है, लेकिन आज गर्ल्स का क्या हैबिट है, बॉयज का क्या हैबिट है, इन दोनों चीजों पर विशेष इंपॉर्टेंट रखना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि गर्ल्स के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए, वह किस तरह का कौन सा हैबिट अपने अंदर लाती है। उसके हैबिट में जो है आप सभी बहुत सारी माताएं बहनें हैं, आप सभी जो है सारे टीचर्स जितने भी फीमेल टीचर्स हैं, सभी आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। बहुत सारी चेंजेस बॉयज के अंदर भी आती हैं, बहुत सारी चेंजेस जो है गर्ल्स के अंदर आती हैं, और गर्ल्स और बॉयज में जो चेंजेस आती हैं, अगर उस पर उस टाइम पर एडोलेसेंट एज में नहीं रोक लगाया गया, नहीं उस पर ब्रेक लगाई गई, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है और यहाँ से अवेयरनेस खत्म हो जाता है, तो बहुत सारी
डिजीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, जो है बॉडी से लेकर के प्रॉब्लम्स होती है, उनके स्टमक्स में प्रॉब्लम होती है, उनके हार्ट में प्रॉब्लम होती है, उनकी आईज में प्रॉब्लम हो जाती है, और उनके जो है ब्रेन्स में भी दिक्कतें होती हैं, और उनका जो है अब बहुत सारे बने हैं, मैं उतना ओपन नहीं करके बता सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पता होना चाहिए गर्ल्स को, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बच्चों को भी पता होना चाहिए, बॉयज को भी पता होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है सभी टीचर्स हैं, सभी जानते हैं, उसको थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट वे में, नॉट डायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट वे में बताना चाहिए अपने बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को। तो आप खुल करके बता सकते हैं, लेकिन क्लास के अंदर आप खुल करके नहीं बता सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बताना चाहिए। इसके बाद आता है जेंडर इक्वलिटी में बहुत सारी चीजें हैं, इसके इसके बहुत सारे पार्ट हैं, लगभग 10 पॉइंट्स हैं। इसको अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लासेस में हर एक एक पार्ट पर क्लासेस हैं और उसको बताया जाएगा। इसके बाद है एम्पावर यूथ। यूथ एम्पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूथ एम्पावर में आप कैसे और किस तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट, अगर बच्चा, देखिए, बच्चे की हाव भाव से, बच्चे के देखने से, बच्चे के उठने बैठने से, बच्चे के घूमने से, बच्चे के पढ़ने से, बच्चे के स्टडी टाइम को मैनेजमेंट से, इससे ही पता चल जाता है कि उसका चाइल्ड डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट यही है कि चाइल्ड डेवलपमेंट माता पिता अपने बच्चों को देखकर ही पता कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में जा रहा है, कैसे उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है। और जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप एज ए टीचर, टीचर का भी मतलब ही एक माता पिता का ही रूप होता है। वो भी जो है अपने बच्चों को, अपने क्लास में जो जिन बच्चों को पढ़ा रहा है, वह भी पता कर लेता है कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में जा रहा है, उसका जो एम्पावरमेंट है वो कैसे हो सकता है। देखिए, एजुकेशनल एम्पावरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूथ डेवलपमेंट। यूथ डेवलपमेंट में, अच्छा, आज आपको एक बात बता रहा हूं, क्या आप मानते हैं, जरा मैसेज दीजिए कि यूथ डेवलपमेंट अगर अच्छा होगा तो अच्छा मार्क्स आएगा, या यूथ डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा तो अच्छा मार्क्स आएगा। जी, मैसेज दीजिए। कंटिन्यू मैं ही बोलता रहूंगा तो ठीक नहीं है, आप लोग भी कुछ बोलिए। कोई बता सकते हैं यूथ डेवलपमेंट कैसे होगा? हमारी बात सभी को सुनाई दे रही है ना? सभी लोग सुन पा रहे हैं? आर यू लिसनिंग? यस सर। तो यूथ एम्पावरमेंट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस ट्रेनिंग का ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यूथ एम्पावरमेंट है। आज यूथ जो है अगर डेवलपमेंट कर लिया तो समझ लीजिए सब कुछ डेवलपमेंट कर लेगा। अगर यूथ डेवलपमेंट नहीं कर पाया तो सोसाइटी गई। अभी आंसर अच्छा आया सरोज बाला मैडम का कि अच्छा होगा। यस सर, अच्छा होगा। अगर यूथ डेवलपमेंट अच्छा होगा तो हमारी सोसाइटी भी डेवलप करेगी। अगर यूथ ही नहीं डेवलप करेगा तो हमारी सोसाइटी कैसे डेवलप करेगी? अच्छा, मार्क्स खराब कब आता है आप जानते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जब यूथ में कोई न कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जब बच्चे 13 साल के हैं, 14 साल के हैं, वो अपने सिस्टम से नहीं रह रहे हैं, अपने लाइफ को सही तरीके से नहीं जी रहे हैं, वो सोशल मीडिया की तरफ बहुत अधिक बढ़ गए, या वह जो है विकृति के शिकार हो गए, या किसी सोसाइटी में गंदे नेचर की तरफ चले गए, या उनका फ्रेंड सर्किल अच्छा नहीं है, तो उस समय वह जो है अच्छा डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। और हाँ, यस, बच्चा भटक जाता है।
और जब बच्चा भटक गया तो वहां पर उसका मार्क्स कम आना 100% गारंटी है। और अगर वो भटकेगा नहीं, अगर वो डिस्टरबेंस नहीं होगा, तो उसके मार्क्स अच्छे आएंगे और उसको नॉलेज अच्छी होगी। देखिए, आज के जमाने में अगर बच्चे का 90% से नीचे रिजल्ट आता है तो वो इवेल्युएशन में नहीं लिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। और 90% से ऊपर रिजल्ट उसका आना चाहिए। 90% से नीचे रिजल्ट आ रहा है तो कहीं न कहीं बच्चा भटका हुआ है, ये मानकर चलिए आप। अगर वो नॉलेज उसको पूरी नहीं हो रही है, उसी की स्टेज में उसकी नॉलेज, या वेरी गुड, किशोरावस्था में डॉक्टर स्मिता मैम, किशोरावस्था में जो है पूरी तरह से उनका अटेंशन इधर उधर गायब हो जाता है। अब कब होता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कब होता है? जब वह जो है फ्रेंड सर्किल में, उनका फ्रेंड सर्किल अच्छा नहीं होगा। अगर एक मेरिट वाला स्टूडेंट उनके संपर्क में आता है तो उनकी भी मेरिट धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर वह गलत संगत में चले गए, उनको पढ़ाई के साथ साथ और कहीं इंटरेस्ट हो गया, ज्यादा रुचि लेने लगे, तो वहां पर वह जो है प्रॉब्लम आनी तय है और उनका जो है मार्क्स गलत हो जाएगा, कम आएगा, उनका जो चैप्टर है वो अच्छी तरह से तैयार नहीं होगा, क्लास के अंदर वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। यही कारण है बहुत सारे बच्चे गेमिंग में चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे रात भर गेम खेलते हैं और 2-4 घंटे गेम खेलेंगे, सोएंगे नहीं अच्छे से, नींद नहीं लेते हैं, और क्लास में जब आएंगे स्कूल में तो प्रॉब्लम होगी पढ़ने में, लिखने में, और वह जो है आपको शोर मचाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे नहीं। बहुत सारे बच्चे तो आपने देखा भी होगा, पढ़ाते समय की क्लास में सोते रहते हैं, स्लीपिंग करते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि वो कहीं न कहीं चीटिंग कर रहे हैं, अपने गलत फ्रेंड के साथ बातें कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं। तो ऐसे में घर के अंदर भी पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए, घर के अंदर उनको ध्यान देना चाहिए। तो हमको जो है बहुत सारे बच्चे इस तरह से समाज में, सोसाइटी में मिलते हैं। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? उनको मोटिवेट करना चाहिए, क्लास के अंदर मोटिवेट कीजिए, अधिक से अधिक मोटिवेशन का सहारा लीजिए। अब क्या होता है ना, क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैं गंदा तो नहीं किसी बच्चे को कह सकता हूँ, बच्चा बच्चा ही होता है, लेकिन उसकी आदत कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, या वो कुछ बुरी लत में पड़ जाता है, तो उस वह दूसरे को बताना चाहेगा। अब जो चीज जो सीखेगा वही ना दूसरे को बता सकता है। आप लोग यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आज की ट्रेनिंग में क्या हुआ तभी बता पाएंगे जब यहाँ से कुछ सीखेंगे। और जो बच्चा जिस तरह से वो सीखता है वही अपने फ्रेंड्स को वही चीज बताता है। अगर चोरी करना सीखेगा तो चोरी बताएगा, अगर वह झूठ बोलना सीखेगा तो झूठ बोलना ही सिखाएगा, अगर वह जो है कोई गलत काम करना सीखेगा तो गलत काम करना बताएगा। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, व्यसन, ये सब जो है करना अगर वो सीखेगा तो दूसरों को जो है नशे के बारे में, दूसरे फ्रेंड्स के बारे में सिखाएगा। और इसलिए सबसे पहले अवेयर करना जरूरी है, क्लास के अंदर जरूरी है। 2-4-5 मिनट नैतिक विचार है, मोरल एजुकेशन है, उस पर आप जरूर बताइए बच्चों को नशे से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप कोई तंबाकू खा रहा है, कोई जो है टोबैको ले रहा है, तो उसमें क्या होता है, पॉइजन होता है, इसको आप लोग बताइए, निकोटीन नामक जहर होता है, उससे बहुत दिक्कत होती है और हमारे शरीर के अंदर कैंसर हो सकता है। इन सब सारी चीजों को अवेयर जरूर कीजिए बच्चों से, नहीं तो जो है वो नशे की तरफ चले जाते हैं, बहुत सारे व्यसन करने लगते हैं, गलत थॉट्स उनके अंदर आने लगते हैं। तो बैड थॉट्स आएंगे तो उनका जो ब्रेन खराब होगा, और जब ब्रेन खराब होगा, आज यही कारण है कि
हम और आप जो है बहुत सक्सेस टीचर नहीं हो पाते हैं। इसीलिए तो भारत सरकार ने इस एजुकेशन पॉलिसी को ले आया है और इस सिस्टम को जो है सिखाने की कोशिश किया है कि बच्चों को, टीचर्स को और जो इससे रिलेटेड पेरेंट्स हैं, सभी को इसको सीखना चाहिए, सभी को जानना चाहिए। देखिए आज की क्लास में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सभी टीचर्स से मेरा निवेदन है, रिस्पेक्ट है, करते हुए आप स्कूल में, क्लास में, घर में, परिवार में, हर जगह बच्चों को मोटिवेट करें, अधिक से अधिक मोटिवेट करें। अब क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है बच्चों को डीमोटिवेट करते हैं। अब डीमोटिवेट क्या होता है कि जैसे मार्क्स कम आ गया किसी का, तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, इतना मार्क्स तो, इतना खराब मार्क्स है, ऐसा बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा मार्क्स आएगा, कोई मेहनत करो, और अच्छे में आए और अच्छी मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। उनको बैठ करके आधे घंटे, 1 घंटे, जो भी आपको टाइम मिलता है, उनको पढ़ते समय उनको टेक केयरिंग करिए, उनका देखभाल करिए। अगर आप देखभाल करते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी और उनका जो है मोटिवेशन होता चला जाएगा। यही तो अवस्था है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें उनको बचाने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है और उनको अच्छी नॉलेज देने की जरूरत है और उनको एक टेक्निक सिखाने की जरूरत है, एक टेक्निक सिखाने की जरूरत है जिसमें कि वह जो है अच्छे से अच्छे समाज के लिए काबिल बन सके, परिवार के लिए काबिल बन सके, स्कूल में एक आज्ञाकारी शिष्य बन सके, एक गुड स्टूडेंट बन सके। ये बहुत जरूरी है उनको सिखाना। अब बात आती है डिजिटल स्किल्स की। अब तक हमने फाउंडेशनल स्किल्स के बारे में बताया। अब डिजिटल स्किल्स के बारे में आपको बताता हूँ। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, 10 मिनट्स का। डिजिटल स्किल्स जो है हो जाएगा। डिजिटल स्किल्स में बच्चों को, आप समझते हैं कि उनको आज के जमाने में कंप्यूटर, मोबाइल और जो जरूरी चीजें हैं पढ़ाई से रिलेटेड, जितने भी स्किल्स हैं उसको आना चाहिए। जब एडोलेसेंट एज में बच्चा आता है उसे कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, उसे एमएस ऑफिस आना चाहिए, उसे सॉफ्ट स्किल्स आनी चाहिए, उसको जो है इंग्लिश में टाइपिंग आना चाहिए, उसको एक्सेल पर वर्क करना आना चाहिए, उसको जो है डिजिटल एप्स के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको डिजिटल एप्स के बारे में पता होगा, आप जरूर जानते हैं। 2-4 ऐप्स के बारे में आप लोग लिख कर बताइए, मैसेज दीजिए मुझे, मैसेज बॉक्स में डालिए आप 2-4 ऐप के बारे में जो कि डिजिटल ऐप्स हैं जिससे कि बच्चों को बहुत अधिक डेवलपमेंट हो। बताइए। वेरी गुड। एआई, चैट जीपीटी। और बताइए, और लिखिए, और लिखिए, सभी लोग लिखते जाइए, फटाफट लिखिए, सभी को इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें। हाँ, वेरी गुड। राजलक्ष्मी मैम नंबर 1 पर चल रही है। वेरी गुड। दीप्ति गुप्ता जी लग गई और लिख रहे थे वो, अच्छा। और क्या आना चाहिए? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऐप है वो यूनिसेफ की ऐप। बच्चों को यूनिसेफ ऐप आना चाहिए। अर्थ ऐप के बारे में पता होना चाहिए। अर्थ ऐप का मतलब होता है पृथ्वी ऐप। अर्थ ऐप के बारे में पता होना चाहिए। मैप के बारे में पता होना चाहिए। और उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत सारी ऐप है, जैसे एआई तो है ही साथ में। और जैसे आप लोग जितना हिंदी के शिक्षक हैं, इनको दीक्षा ऐप है, दीक्षा ऐप के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। सीबीएसई की ऐप के बारे में उन्हें पता होना चाहिए और सीबीएसई गाइड है उसके बारे में उनको पता होना चाहिए। और सॉफ्ट स्किल्स के लिए जो है एक सीखो ऐप है, उसके बारे में उनको पता होना चाहिए। तो सीखो ऐप से जो है बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए।
तो ऐसे बहुत सारी एप्स के बारे में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको बताया जाएगा। और यही नहीं, डिजिटल ऐप में टीचर्स को भी हमारे द्वारा ऐप चलाना भी सिखाया जाएगा और सॉफ्ट स्किल सिखाई जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट सिखाया जाएगा। और साथ में अगर आपको एक्सेल नहीं पता है तो एक्सेल भी सिखाया जाएगा, पीडीएफ फाइल बनाना सिखाया जाएगा, पीपीटी बनाना सिखाया जाएगा। और आप जो है अ, जितने भी डिजिटल स्किल्स हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, लगभग 15 हैं, 15 हैं। उन 15 के बारे में आपको बताया जाएगा। और लगभग 200 से ज्यादा ऐप हैं, 200 ऐप्स हैं। अब 200 ऐप्स की ट्रेनिंग तो यहाँ देना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारी ऐप्स के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे आप आज ही जो है, आप जब ये ट्रेनिंग हमारा सेशन कंप्लीट होगा तो 2-3 बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप हैं जो कि कृषि ऐप, सबसे पहले उसको आप लोग डाउनलोड कीजिए। दीक्षा ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए। और उसके बाद जो है अर्थ ऐप है, उसको आप लोग जो है डाउनलोड कीजिए। अर्थ है पृथ्वी ऐप जिसे आप बोल सकते हैं हिंदी में। अर्थ ऐप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग जो है डाउनलोड कीजिए। और साथ में माइक्रोसॉफ्ट का स्किल्स की ट्रेनिंग की जो कि आप सारा चीज बना सकते हैं, एक्सेल बना सकते हैं, पीपीटी बना सकते हैं, पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। और अपना जो है टेक्स्ट बुक बना के जो है ग्रॉसरी लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं उसमें, बहुत सारी फ्री एप्स हैं। इन एप्स के बारे में आपका पता होना चाहिए, बच्चों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि अब उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जब आप वो जो है आपने ध्यान रखा, थोड़ी दूर दूसरी तरफ किया, उनको बहुत सारे ऐप के बारे में पता है, अननेसेसरी ऐप है, उसकी तो उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो मोबाइल भी आपको चेक करना चाहिए उन्हें कौन कौन सा ऐप डाउनलोड कर रखा हुआ, कहीं कोई गेमिंग तो नहीं कर लिया, फ्री फायर तो नहीं कर लिया। और इन सारी चीजों से जो है बहुत सारा जरूरत होती है उसको देखने की, देखभाल करने की, टेक केयरिंग बहुत जरूरी है। डिजिटल स्किल्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उनको साइबर क्राइम के बारे में पता, साइबर अवेयर। साइबर क्राइम आज क्या होता है, जैसे अब बच्चे हैं ना, एडोलेसेंट एज में हम लोग गाफिल पड़ जाते हैं, वो तो बच्चे हैं। एडोलेसेंट एज में कोई फोन आया, लैंडलाइन से आया या कोई जो है बाहर से आया, और उन्हें उठाया और उठा करके वो बात करने लगे। बहुत सारी ऐसे ऐसे गलत साइबर क्राइम किए जा रहे हैं, जिससे कि ऐसे ऐप होंगे, ये ऐप डाउनलोड कर लो, बता दिया जाता है फोन करके। जो साइबर अपराधी है वो बताएगा कि आप इसको आप डाउनलोड कर लो इस ऐप को, तो आपको ये नॉलेज हो जाएगी, ये इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगा। बच्चों को ऐसा डिस्टर्बेंस किया जाता है। साइबर अपराधी जितने भी साइबर साइबर क्रिमिनल जितने हैं वो ऐसा करते हैं। तो ऐसे में उनको सतर्क करना चाहिए क्लास के अंदर कि अगर कोई ऐसा फोन आता है, कोई ऐसा ऐप आती है, ऐप डाउनलोड करने के लिए कहता है, तो उस पे उसको आप तुरंत जो है काट दीजिए फोन और अपना मोबाइल जो है स्विच ऑफ कर दीजिए। नहीं तो वो तुरंत जो है उस पर एक्शन होता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा क्लास के अंदर भी बताना चाहिए। और अननेसेसरी फोन को अटेंड नहीं करें, ना आप अटेंड करें ना बच्चे अटेंड करें, इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अभी बहुत सारे लोग इसका शिकार भी हो चुके हैं पीछे। हमने सुना है न्यूज न्यूज के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, यूट्यूब पर भी बहुत सारी जगह ये सुनने को मिलता है कि एक ऐप डाउनलोड किया, पूरा उसका मोबाइल हाईजैक हो गया और उसमें जितने भी उसके पासवर्ड हैं, जितने भी उसके इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स हैं, वो चोरी हो गए। तो ऐसे में उसको साइबर क्राइम के बारे में बताना बहुत जरूरी है क्लास के अंदर, नहीं तो आजकल बहुत दिक्कत हो रही है। साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी है। आज देखिए, अभी मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज जो दूसरे देश हैं वो अभी जो है इंडिया के अंदर बहुत सारे जो है कॉल के माध्यम से, बहुत सारे ऐप्स डिस्टरबेंस के माध्यम से वह डिजिटल अटैक कर रहे हैं।
तो डिजिटल साइबर क्राइम कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों को बहुत ज्यादा सिखाना चाहिए, इससे उनको अवेयर करना चाहिए। देखिए, आज की ट्रेनिंग यहीं पर समाप्त होगी। बहुत सारा जानकारी हमने दिया है आपको। आप लोगों की जो भी प्रतिक्रिया हो वो आप जो है कर सकते हैं। और अभी 5 मिनट्स है, आप अपने क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। 5 मिनट में आप जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। टाइप करके कर सकते हैं, डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, किसी को कोई क्वेश्चन करना है? सारा चीज क्लियर हो रहा है जो चीज अपने बताया आप लोगों को? जी सर। राजलक्ष्मी मैम, कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? नो सर। मधु शर्मा मैम, एनी क्वेश्चन? No, sir. No, sir. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों को क्लियर हुआ? और देखिए, बहुत सारे टीचर्स यहाँ जुड़े हुए हैं। और जितने भी टीचर जुड़े हुए हैं वो सभी एक बार अपना कैमरा ऑन कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक फोटोग्राफी हो जाएगी। इसके बाद जो है आज के सेशन को कंप्लीट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम, जी मैडम। सर सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा आज का? सर्टिफिकेट? हाँ जी। सर्टिफिकेट जो है 4 से 5 दिन के अंदर सबको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। और और सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच, काफी कुछ सीखने को मिला और हम बच्चों को भी सिखाएंगे। थैंक यू आपके लिए। आप लोगों ने जो भी अपना प्यार दिया है इसके लिए हमें बहुत ही खुशी है। और जो लोग जुड़ पाए हैं वो तो बहुत अच्छा है। और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं आप लोग मोटिवेट कीजिए वो लोग जुड़े। यह फ्री ट्रेनिंग सेशन है, कोई इसमें किसी तरह का कोई चार्ज किसी से नहीं लिया जा रहा है। बदले में सर्टिफिकेट भी आपको फ्री में ही दिया जा रहा है। बहुत सारे ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पर तो कुछ न कुछ चार्ज लिया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं है। तो सर आप जो नेक्स्ट है सेशन कब होगा? सर नेक्स्ट सेशन कब होगा? इसी महीने में होगा, जल्दी ही आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा, शीघ्र बता दिया जाएगा। आप ग्रुप में बने रहिए आप लोग। थैंक यू काजल शर्मा जी। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक और यू बहुत सर। सारे लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, मेरा यह रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ग्रुप में भी अवेयर कीजिए। और जो लोग जुड़े हैं आज कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें जो फीडबैक फॉर्म होगा ग्रुप में ही शेयर कर देंगे हम फीडबैक फॉर्म। लेकिन जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं कृपया मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर मीना गुप्ता मैम से या कोई भी, जितने लोग जुड़े हुए हैं जो ग्रुप में हैं वो लोग ग्रुप का लिंक शेयर कर दें जो है इमीडिएटली मैसेज बॉक्स में। तो जो नए साथी होंगे वो अपना उसको वहां से ग्रुप को सर ज्वाइन कर जो सकते यहाँ पर सर जितने भी यहाँ पर है वो सभी ग्रुप के हैं। तो अंदर है। आप सभी लोग जो है सभी हैं ग्रुप में सर, कोई ग्रुप दिक्कत को नहीं है। ज्वाइन रखिए। कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे जितना हमने आज ट्रेनिंग लिया है, और उसकी ट्रेनिंग के क्वेश्चंस जो लोग दे देंगे पास हो जाएंगे। 10 नंबर का इसका क्वेश्चन होगा, पेपर होगा। और 10 नंबर में जिनका 6 नंबर आ जाएगा, 6 मार्क्स, उनको जो है सभी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सीबीएसई गाइडलाइंस है। कोई भी ट्रेनिंग्स अगर दी जाती है तो उसके लिए टेस्ट होना अनिवार्य है। और इसलिए जो है मैं टेस्ट ले रहा हूँ। ये मैं ही नहीं टेस्ट ले रहा हूँ, सीबीएसई गाइडलाइंस के अंडर सीबीएसई के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन और उसको दे दिया जाएगा।
और अगली बार सर से जो है मेरा एक इसे क्वेश्चन है चैट बॉक्स में डाला जाएगा, सर। लेकिन नेक्स्ट टाइम से जो है अरे मेरी तो वर्कशॉप चल रही है, वर्कशॉप नेक्स्ट चल रही टाइम है से ना। चैट बॉक्स में नहीं डाला जाएगा। और इसमें जो है ग्रुप का जो मैसेज है उसको आप लोग कैमरा ध्यान। ऑन करना है। जी, कोई कुछ बोल रहे हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो सीबीएसई की ट्रेनिंग आती है जिसके लिए 50 घंटे की ट्रेनिंग टीचर्स के लिए जरूरी है, आवाज कम आ रही है मैडम आपकी। 50 घंटे की ट्रेनिंग सीबीएसई की तरफ से जरूरी है, तो कर लो, यही कर लो, मैं टीवी चला कर। निशा मैम प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। निशा गुप्ता लिंक मैम। शेयर कर दिया आपने? नहीं सर मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा इशू हो रहा अच्छा है, अच्छा। इसीलिए मैं ये आपसे कह रही हूँ कि नेटवर्क वे- इशू आ रहा है, तो स्मिता मैम प्लीज आप कर दीजिएगा, या स्वीटी मैम, क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू आ रहा है, दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ बारिश का माहौल हो रहा है इसलिए। ओके मैम।